सर आप सिनेरियो देंगे या आप किस तरह करना है सर मुझे बता दें। आपने हिस्ट्री ली है? नहीं सर एक्चुअली अभी मुझे सर पैटर्न अभी इतना क्लियर नहीं है ना। अभी हम लोग एक दूसरे के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं रोल प्लेयर्स की, उसमें हॉस्पिटल थोड़ा कम जा रहे हैं। ओके, लेट मी चेक। तो पहले आप में से है कि आप में से रोल प्लेयर अगर कोई बनना चाहता है तो वो बन ले, और एक आप उसकी हिस्ट्री ले लो। जो रोल प्लेयर है उसको मैं ये सिनेरियो बता देता हूँ। पॉसिबल? सर देख लें कोई वॉलंटियर अगर है तो बता दे प्लीज। या फिर आप यूं करो कि अगर कोई वॉलंटियर नहीं है तो फिर सब आप मेरी हिस्ट्री ले लो, फिर हम उसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे। जी सर जैसे ठीक हो। ओके, सर मेरी आवाज ठीक आ रही है? मुझे आपकी आवाज ठीक आ रही है। चलो, फिर ये हम ऑब्स्टेटिकल केस कर रहे हैं, और आप मेरी अगर कोई और नहीं विलिंग रोल प्लेयर बनने वाला या हिस्ट्री देने वाला, तो फिर आप देन आई कैन बिकम वन एंड देन वी कैन स्टार्ट। सर आई थिंक नहीं है कोई अभी। चलो फिर आप स्टार्ट कर। जी सर। सर मैं हिस्ट्री लेना शुरू कर दूं आपसे? आपने हाँ, लेकिन इट विल बी अ फोकस हिस्ट्री, ठीक है। और पेशेंट एक आती है रेस ब्लड प्रेशर के साथ। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबा है। मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में कुछ सवालात करना चाहती हूँ। आप परेशान मत होइएगा। कोई भी मसला होगा तो हम उसको मिलके देख लेंगे और आपको हम सही इलाज तजवीज़ करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर कुछ भी कर लेते हैं नाम तो। सर बस कुछ भी कर आयशा। लेते हैं, इट्स ओके। ओके। आयशा आपकी उम्र कितनी है? हाँ, 32। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 4 years। आपकी आपके हस्बैंड की दोनों की पहली शादी है? यस। खानदान में शादी है? जी मेरे सॉरी, समझ नहीं है मुझे। फैमिली में शादी है? कजन मैरिज है? शादी तो फैमिली में ही नहीं होती। नो। आउट ऑफ फैमिली भी होती है। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? अच्छा, इससे पहले आपके कितने बच्चे हैं? ये अभी तक कोई नहीं। ये आपका पहला हमल है? नहीं, माय थर्ड। दो आपके मिसकैरेजेस हुए हैं, अबॉर्शंस हुए हैं दो आपके? जो मेरे मिसकैरेजेस हुए हैं, जी। कितने महीने पे हुए हैं आपके मिसकैरेज? कितने महीने के हमल ज़ाया हुए हैं? पहला जो है वो 6 वीक्स का था, और जो सेकंड वाला था वो 20 वीक्स का था। 20 वीक्स सेकंड ट्राइमेस्टर। अच्छा ठीक है। और अभी जो है आपको अपनी पीरियड्स की डेट याद है? आखिरी बार आपको माहवारी कब आई थी? पीरियड्स की डेट ऑलमोस्ट वी आर 33 वीक्स नाउ। मैं उसको कर देता क्योंकि अभी मैंने वो लिखा नहीं हुआ था। ठीक है सर। 33 वीक्स पे। तो अच्छा, जो आपका 33।
जो आपका 20 हफ्ते का हमल ज़ाया हुआ है, तो वो तो उसकी सफाई भी हुई होगी, नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ था पूरा? डिलीवरी हुई थी, हाँ जी, फिर उसके बाद वैक्यूएशन। ठीक है, और सफाई भी हुई साथ में? ठीक है। जी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आप कितने पढ़े लिखे हैं आयशा? मैंने बैचलर्स किया हुआ। ठीक है, और आपको कोई अभी आप किस मसले से आए हैं इधर? एक तो हमल है और आपको क्या तकलीफ है? मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा था। ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा अभी होने लगा है कि आपका पहले से ही ज़्यादा है? हमल से पहले भी आपका बीपी ज़्यादा होता है कि अब ज़्यादा होने लगा है हमल में? हमल से पहले कभी चेक नहीं कराया। अभी चेक कराया था तो उन्होंने कहा था जी ब्लड प्रेशर ज्यादा अभी कब से ज़्यादा है आपका? अभी आपको 8वाँ महीना चल रहा है, कौन से महीने से आपको बीपी का मसला है? कब पता चला था? है। मुझे अभी रिसेंटली उन्होंने, मैं अभी चेक कराने आई थी, उसने कहा था आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा। सर सॉरी आवाज़ कट रही है। कौन से महीने का बताया? बेटा मैं अभी एंटीनेटल चेक कराने आया था तो उन्होंने कहा था किसी के आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा। अच्छा अभी ही पता चला है, ठीक है। ये अभी वाला हमल आपको ये जो आपको बच्चा आखिरी वाला जो ज़ाया हुआ है, उसको कितने अरसा हो गया है? लास्ट चाइल्ड बर्थ? उसको 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। ये वाला हमल आपको खुद ठहरा है, कोई दवाई तो नहीं इस्तेमाल की थी इसके लिए? नहीं। अच्छा, फिर जब हमल हो गया था तो आपने पेशाब का टेस्ट किया था घर पे या अल्ट्रासाउंड करवाया था जाके? अल्ट्रासाउंड कराया था। अल्ट्रासाउंड आपने कौन उसमें से महीने में करवाया? तब मेरा ख्याल है कि 3 मंथ्स गुजर गए थे। ठीक है, और आपको अपनी डेट्स भी अच्छी तरह याद है, ठीक है? उसपे ऊपर एक ही बच्चा बताया था, आमल की पोज़ीशन ठीक थी? धड़कन आ गई थी बच्चे की? जी। जी आ ठीक है, गई थी। आपको फॉलिक एसिड की कोई गोली दी गई थी छोटी-सी पीले रंग की खाने के लिए? हाँ जी, दी थी। आपने जब अपने डॉक्टर को चेक कराया पहले महीने में जब आप गईं, पहले 3 महीने में, तो उस टाइम आपका ब्लड प्रेशर चेक हुआ था? आ, याद नहीं। याद नहीं है, ठीक है। और कोई खून की रिपोर्टें हुई हों, कोई पेशाब की रिपोर्ट हुई हो? वो तब कराई थी लेकिन अब मेरे पास नहीं। आपको शुरू के 3 महीनों में कोई बुखार हुआ हो, जिस्म पे ख़ारिश हो गई हो, दाने बन गए हों, या पेशाब की कोई तकलीफ हुई हो या खून चलने की तकलीफ हुई हो, ऐसा मसला तो नहीं हुआ था? नहीं। अच्छा, ठीक है। और अब आप यहाँ पर उसके बाद आपने दोबारा जब डॉक्टर को चेक कराया तो 5वें महीने में कोई आपका अल्ट्रासाउंड हुआ था? बच्चे के नुक्स देखने वाला एक बड़ा हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। नहीं। नहीं हुआ। उसके बाद आपने उसके डॉक्टर बाद को चेक कब नहीं चेक करवाया कराया? ना, नहीं अच्छा, उसके बाद अब आए नहीं हैं। करवाया ना, उसके बाद फिर अब ठीक है, अब आपको जो है, जो पिछले हेडेक। आपके 8 महीने जो आपके पिछले गुज़रे हैं, उसमें आपको कोई पानी चलने का मसला या खून चलने का मसला तो नहीं हुआ? नहीं। आपके हिसाब से आपका जो पेट है, हमल का जो साइज़ है, वो ठीक बढ़ रहा है, बच्चा सही हो रहा है, आपके पेट के साइज़ सही है? नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा। आपको लग रहा है थोड़ा है, ठीक है। और कोई आपको तकलीफ़ इस तरह की तो नहीं, घर के काम-काज करने में थकन हो जाती हो, इस तरह की कोई तकलीफ़ या साँस फूलता हो? थोड़ा बहुत होता। ठीक है। उसके लिए आपने कोई डॉक्टर को तो चेक नहीं कराया, लेकिन कोई ताकत की दवाइयाँ ली हैं आपने? कोई आयरन, कैल्शियम की टैबलेट्स आपने ली हैं? आप माशाल्लाह पढ़े-लिखे हैं। इरेगुलरली ली। अच्छा, ठीक है। ये जो आपको मसला होता है इसके साथ आप अपने घर की काम कर लेती हैं या बहुत ही आपकी डिस्टर्बेंस होती है, साँस चढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, पाँव सूज जाते हैं, ऐसा मसला तो नहीं हो रहा? हेलो? अब स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, ठीक है। सर में दर्द, आँखों के आगे अंधेरा तो नहीं रहता? बेटा सर मुझे लग सर रहा है में मेरे दर्द कभी सिग्नल कभार सही हैं। होता है। सर आपके सिग्नल थोड़े से कम हैं क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बहुत लेट आती है।
अच्छा डॉक्टर ठीक आप है। दोनों की आवाज हमें से ही आ रही है। अच्छा पता नहीं फिर चलो मेरे ठीक, से लग रहा है। ठीक है। कोई बात वैसे नहीं, सर कोई में बात दर्द, आंखों के नहीं। आगे अंधेरा तो नहीं होता आपको? बेटा हेडेक होता है। हेडेक होता है, ठीक है। और आप कह रहे हैं सूजन भी होती है। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है? सारे पेट में होता है। आपने हेडेक के लिए कोई दवाई लेती हैं आप, या ऐसे ही चल रहा है? कभी कभार पैनाडोल खा लेते ठीक है। और घर में आपने अपना ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं किया पूरे 8 महीने पिछले? हैं। नहीं, ठीक है। इसके साथ जो है पेशाब, जब आपको ये 8 महीने चल रहे थे, 5 महीना स्टार्ट हुआ, तब आपको पेशाब की कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी? ज्यादा पेशाब आने की तकलीफ हो गई हो, खारिश रहती हो? नहीं। ठीक है। अब आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आपका, आप बता रहे हैं कि आपको अपने पेट का साइज भी कम लग रहा था, तो यहाँ पर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है? अभी तो नहीं हुआ, ठीक है। अभी तक प्लान आपका किया बस हुआ है। पहले महीने में अल्ट्रासाउंड हुआ है, तीसरे महीने में, उसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ? नहीं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपको जो है आपके खानदान में आपके अम्मी अबू बहन भाइयों किसी को ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? या खानदान में किसी अम्मी को को टांगों आके में अब हुआ। खून, बेटा खानदान में किसी अम्मी को को आके, टांगों में खून जमने की बीमारी हो, बच्चे जाया होते हो, ऐसा कोई मसला तो नहीं है किसी को? नहीं। बच्चे छोटे पैदा होते हो, वजन के कम होते हो? ठीक है। अच्छा मुझे ये नहीं। बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं कि खुदा ना खास्ता आपको भी दमे का मसला तो नहीं हुआ? नहीं। दिल की धड़कन आपको बहुत तेज महसूस होती हो, घबराहट रहती हो, नींद ना आती हो, ऐसा मसला तो नहीं होता? वजन में कमी हो गई हो? ये जो आपका 8वां महीना शुरू हुआ है, इसमें आपको, ये जो आपका 8वां महीना शुरू हुआ है, इससे पहले आपको छूट के पानी तो नहीं पड़ा नहीं। बच्चे का? ठीक है। और जो है किसी किस्म की कोई दवाई आपने इस्तेमाल की हो जो आप रेगुलर ले रहे हो, पैनाडोल के अलावा किसी भी किस्म की दवाई आपने पिछले 8 महीनों में ली हो? आयरन कभी कभार बीच में ले लेते। ठीक है। अच्छा सही है। और अभी आपका यहाँ पे, अभी आप दाखिल हुए हैं या बस अभी चेक कराने के लिए? कोई पेशाब के टेस्ट हुए हैं आपके? मैं अभी चेक कराने आया था तो उन्होंने मुझे रोक लिया। ठीक है। और ये जो आपका पिछले जो आपके हमल हैं, जो आपका सबसे पहला हमल है, वो इस दोनों हमल खुद ही हुए थे, कोई दवाई के इस्तेमाल के बगैर हुए थे? खुद ही हो गए। ठीक है। जो आपका 6 हफ्ते पे हमल जाया हुआ, उसमें अल्ट्रासाउंड हुआ था? उस पे अल्ट्रासाउंड हाँ हुआ था, कंफर्म किया था। ब- अच्छा, बच्चे की दिल की धड़कन आई हुई थी उसमें? जी। फिर वो नहीं, उसमें आपको धड़कन जाया धड़कन नहीं कैसे? आई। बेटा उसमें धड़कन नहीं हाँ आई जी। थी। उसमें धड़कन नहीं धड़कन आई नहीं आई थी, तो वो जाया, जाया उसमें क्या हुआ था आपको? मतलब खून चला था, दर्द हुआ था, या डॉक्टर ने जाया किया था? थी। उन दवाइयां दी थी उससे ज्यादा हो गया। उनका था इसकी उन्होंने ग्रोथ दवा, नहीं होती। अच्छा ग्रोथ नहीं होनी थी। ठीक है। और उसके उसके बाद जो है आपका शुगर का टेस्ट वगैरह कोई करवाया इन लोगों ने? कोई शुगर पिला के कोई टेस्ट हुआ हो, या निहार शुगर का टेस्ट हुआ हो? नहीं, ठीक है। अभी उन्होंने मुझे रोका। जो दूसरा हमल आपको हुआ था, उसमें भी अल्ट्रासाउंड हुआ था, बच्चा सही ग्रो कर रहा था? जी। और जो आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, जो बच्चे की ग्रोथ देखने वाला एक अल्ट्रासाउंड होता है 5वें महीने पे, वो हुआ था? 5वें भी जाया हुआ है, बच्चा सही बना हुआ था? उस पर गए थे तो उन्होंने कहा था बच्चे की धड़कन नहीं है। बच्चे की धड़कन नहीं है, लेकिन बच्चे में कोई नुक्स तो नहीं बताया था? नहीं, उस पर नहीं बताया। वो तो 20 हफ्ते का था, तो धड़कन 20 हफ्ते तक नहीं आई थी? नहीं बेटा, जब मैं चेक कराने गया हूँ तब उन्होंने कहा कि इसको हो गए 3 हफ्ते हो गए कि इसकी अब ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा ठीक है। उससे वो एक ही अल्ट्रासाउंड हुआ, उससे पहले नहीं करवाया था आपने? नहीं। ठीक है। फिर उन्होंने वो भी दवाइयां देके जाया करवा दिया गया? दर्दें तो खुद तो नहीं लग गई थी? नहीं। ठीक है। अच्छा, किसी भी किस्म का अच्छा कोई बेटा, ऑपरेशन तो नहीं मेरी हुआ एक आपका? मिनट मेरी बात सुनो, दिस इज नॉट गोना बी अ लॉन्ग केस। सही। आपको थोड़ा सा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना है। यू नीड टू काइंड ऑफ सी के अब जितना भी टाइम मिलना है आपको
उस स्टेशन पे अगर सिर्फ आपने हिस्ट्री भी लेनी है, हिस्ट्री आपकी वो मेरा ख्याल है जो आपका स्टेशन है वो या 12 मिनट का या 14 मिनट का स्टेशन। हाँ जी सर। अब हम वी बी डूइंग इट फॉर द लास्ट 15 मिनट्स जिसमें हम सिर्फ अभी हिस्ट्री पे ही हैं। तो उस अच्छा, स्टेशन के ऊपर आपको फोकस इंफॉर्मेशन होगी। इसमें तो इनिशियली ठीक है सर, लेकिन इस पेशेंट की ऑप्स हिस्ट्री तो लेनी जरूरी उसके थी बाद ना। आगे मैं और चुप कर गया। हाँ जी सर, वो नहीं आपकी बात बेटा मेरी बात सुनो, हिस्ट्री आपको लेनी जरूरी होती है लेकिन इस टाइम पे एवरीथिंग हैज टू बी फोकस्ड। जी सर। फोकस का मतलब ये है कि जो आपको उस तरह एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, वो जो चीजें देखना चाहते हैं उसी के राउंड अबाउट आप रहोगे और वही आपने 12 या 14 मिनट के अंदर उस चीज को पूरा करना है। जी सर एक ठीक। स्टेशन हो सकता है कि वो कहें कि जी ये सेलिएंट फीचर है उसके पेशेंट के, अब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में ठीक है सर। आपने सिर्फ आपकी आवाज नहीं आ रही वो मुझे। लेके आगे लेके चल, वो फिर आपको बस यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि उस टाइम के अंदर हमने किस तरह 12 मिनटों के अंदर ब्लड प्रेशर के कौन कौन से सेलिएंट फीचर हैं व्हिच वी हैव टू कंप्लीट। आई अंडरस्टैंड कि वो एक इनिशियली इट वोंट बी एन इजी टास्क, लेकिन जो आप ले रहे हो हिस्ट्री उसमें इट इज रिलेटेड टू दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन वो फिर एक पूरी जनरल जिस तरह हम एक लॉन्ग टेस्ट की हिस्ट्री लेते थे आधे घंटे के अंदर, आप उस पर चले गए हो। जी सर। तो सर यू नीड मोर टू कीप रिसर्च इट करना। उससे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मरीज ने बैठना नहीं है, यहाँ पे पेशेंट ने बैठना नहीं है आपके सामने, यहाँ पे रूटीनली अगर कोई बैठा भी तो वो कोई सिमुलेटेड पेशेंट बैठेगा। अगर वो सिमुलेटेड पेशेंट बैठेगा तो मैंने बहुत सारे जवाब आपको टेक्निकली वैसे ही दे दिए ताकि हम उस पर आगे ज्यादा एक्सप्लोर ना करें। बताइए किसकी आवाज आ रही है? डॉक्टर साबरा का माइक ऑन है। काइंडली बेटा अपना माइक प्लीज ऑफ कर दो। So the focus history would be only on that point of view और उससे फिर हम आगे लेके चलोगे। जी इतना सर। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरह लॉन्ग केस पे लग जाओगे ना उस पे तो आपका टाइम पीरियड ही गुजर जाएगा। और ये भी मेरी बात याद रखो, जो हम एग्जाम टाइम पीरियड माइनस द एग्जामिनेशन, वैसे टाइम हमें इतना ही लगता था, कोई 8 से 10 मिनट टाइम। फिर आगे उसकी वो चीज हो जाती थी कि क्या कहते हैं सारा फिर उसकी एग्जामिनेशन स्टार्ट कर देते थे और फिर बाद में इन द एंड आप उसकी वो लेते थे। इमरान इनके माइक को प्लीज ऑफ करवाओ। सो उसको देखते के हिसाब से यू नीड टू कीप इट वेरी वेरी फोकस्ड। ये थोड़ा सा हमें लगेगा लेकिन अभी हमारे पास मेरा ख्याल है कि ये मई तक टाइम होगा जिसमें आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखने कि अगर ब्लड प्रेशर की और IUGR का आपको आ जाता है तो उसमें आपने कौन कौन से सवाल पूछने हैं और किस सीक्वेंस में पूछने हैं ताकि उसको लेके आप कंप्लीट कर। यू हैव टू मेक अ डायरी जिसमें आप ब्लड प्रेशर के क्वेश्चंस, डायबिटीज के क्वेश्चंस, लेट्स सपोज या कोई और इस तरह के मेडिकल डिसऑर्डर जो भी आता है कि उससे रिलेटेड आपने क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछा करोगे या चाहोगे, ताकि उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिर आप आगे उनको एडवाइस कर सको कि आपने क्या करना। अगर एग्जामिनेशन होगा वो तो एग्जामिनेशन होगा, हो सकता है वहां पे उन्होंने कोई डमी रखी हो कि जी आप इसका PA करके बताओ, इसकी पेल्विक करके बताओ, या इसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आप ये अगले 10 मिनट में करके दिखा दो कि जी क्या क्या हो सकता है। वो सिंपल सी उसमें होगी, उसके हिसाब से जो फाइंडिंग होगी हो सकता है कि फाइंडिंग कह सकते हैं कि जी अपने एग्जामिनर को बताओ या इन्फॉर्म करो कि क्या है, या एक सिर्फ ऑब्जर्व स्टेशन भी हो सकता है जहाँ पे वो हो और उस पर वो लिख के देंगे जी हाँ जी बताओ इसकी फंड लाइट कितनी थी, फिटलाट्स थे नहीं थे,
बैग की जरूरत थी, अपना प्रेजेंटेशन क्या थी, एंड सो ऑन, इस तरह करके आगे जाके जा सके। बट डोंट टेक इट एज अ लॉन्ग केस और फिर आप शुरू से स्टार्ट हो जाओ कि जी अब देखो इसमें मैंने जो आपके सवाल जो थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक क्वेश्चन से आपने जो रेलेवेंस है इसके साथ हाइपरटेंशन के साथ वो थे, लेकिन कुछ चीजें जो थी वो मैं आपको खुद नहीं उधर लेके जाना चाह रहा था, लेकिन वो आप ज्यादा, क्योंकि हमें आदत है उस चीज की कि हमने सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है, कि जो वो लेके आगे क्या करना है उसको लेके फिर आगे चलो। सर तो जो अनीमिया और मैं विद डायबिटीज पैसेज क्वेश्चन है, सर अगर आपने प्रिसाइज करके दे दिया मुझे कि हाइपरटेंशन है तो मैं बस उसी पे रहूं, मतलब अनीमिया और इनिशियली डायबिटीज पे ना इनिशियली जाऊं। ठीक है। इनिशियली आप उस पे जाओगे कि जी फोकस करके रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, कि जी हाँ वो जिस तरह आप पूछ रहे थे कि हाँ जी आपका पहले एंटीनेटल विजिट्स हुए कि नहीं हुए, कब हुए और कब से आपको डायग्नोज है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली आगे से चलो। लेकिन अगर मैं उसे कह रहा हूँ कि जी की प्रॉब्ली कि जी शायद इसकी हिस्ट्री के अंदर ये लिख के दिया हो कि जी कि उसकी जो फंडल हाइट है वो इट इज लेस देन द अपना क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड, जो है उसकी फंडल हाइट से उससे कम है। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि वो कहे कि उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी साथ दे देते कि जी एट द टाइम उसका ब्लड प्रेशर इतना हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, अब बताएं आप आगे क्या करो। कि पेशेंट आ गई है जिसका अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसको हेडेक हो रही है और उसका जो ब्लड प्रेशर है इस टाइम 160/100 है, और ये वो 33 है, फंडलाइट जो है उसकी 28 वीक्स पे। ये 4 इंफॉर्मेशन दे दी उसने, अब उसकी आगे बताएं कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, फिर दैट विल बी फोकस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन पार्ट। इससे जी मेरी सर। बात आपको समझ आई कि नहीं आई? जी सर आई है। तो सर जब हम ओवरव्यू देते हैं डायबिटीज और एनीमिया का वो हम नहीं देना, फिर सर ऐसा तो नहीं होगा फिर वो कहेंगे कि तुमको एनीमिया था नहीं आपने पूछा नहीं नहीं डायबिटीज। नहीं बेटा, आप उसके साथ ये पूछ सकते हो कि आपको और कोई मेडिकल डिसऑर्डर या और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, क्योंकि हाँ इतना ये टाइम सर। ही नहीं है आपके पास पूछने ना का। हो सकता है कि पेशेंट वो अगर बीए पास है, पढ़ी लिखी है। बेटा अपने माइक्स प्लीज ऑफ कर दो, उससे हमें सबको प्रॉब्लम होती है। थैंक यू। तो उसके लिए हिसाब से ये थोड़ा सा हमें इसको रीऑर्गेनाइज जरूर करना पड़ेगा। वो करोगे तो देन थिंग्स विल अपना करके, जैसे लेट्स सपोज एक पेशेंट एक आती है वो अनश्योर ऑफ डेट्स है कि पेशेंट इज नॉट श्योर ऑफ डेट्स। अब उसकी वैल्यूएशन के अंदर आपने कौन से सवाल या 5-6 सवाल पूछने, वो आ जाएगा, वो करोगे। इसी तरह हो सकता है कि वो एनीमिया का कोई पेशेंट दे दें कि जो पेशेंट है वो एनीमिक है, अब जो है वो 28 या 30 वीक्स पे आ गई है, उसकी आप हिस्ट्री में क्या पूछोगे? फिर जो उसके एनीमिया रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जेहन में होने चाहिए एटलीस्ट हर टॉपिक के। यू नीड टू हैव, मेरा ख्याल है कि 5 से लेके 10 सवाल ऐसे जो फिंगर टिप आपने जरूर जरूर पूछने हैं, उसके हिसाब से वो आगे आगे पूछोगे। लेकिन इस पे वो इजी ये हो गया है कि चीजें बड़ी फोकस होगी, लाइकली चांसेस कि वो एक केस के अंदर मल्टीपल चीजें शायद ना डालें। डिफिकल्ट ये हो गया है कि फिर आपने उसी से रिलेटेड उसकी हर चीज आपने उसकी जरूर पूछनी है। वो करोगे तो उसके बाद फिर हम आगे चलो। अगर लेट्स सपोज वी कम से आप क्या क्या क्वेश्चन पूछो। सर आवाज कट गई सर, काइंडली रिपीट करें क्या आपने पूछा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि लेट्स सपोज एक पेशेंट है जो हाइपरटेंशन के साथ आता है एंड आईयूजीआर। ठीक है। तो सर सर मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है किसी को?
हाँ जी, आपकी आ रही है लेकिन सर की नहीं आ रही। बेटा, जी now you सर। can hear me? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक। चलो, नाउ मैं कह रहा था कि लेट्स फिगर इट आउट या राइट इट डाउन कि एक पेशेंट है जो उसके आपको दिया हुआ है कि पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, IUGR एंड वीक्स। वो आती है जिससे आपने क्या हिस्ट्री में क्या क्या सेलेंट फीचर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछो। सर कितने वीक? 30 वीक? 33 वीक्स बेटा। 33 weeks. Okay. So then I will ask her when she was diagnosed to have the raised blood pressure at which month of gestation, and then if she is saying that she is non-hypertensive, then I would ask her which medication she is taking, what investigation preconceptually she has सब carried out. आहिस्ता आहिस्ता चले बेटा, अच्छा सब थोड़ा सा आहिस्ता चलें ताकि एवरीबॉडी जी कम ऑन द बोर्ड। सर, वो फिर एक मैं एक्साइटेड होगी क्योंकि इंफॉर्मेशन अब टाइम आपको क्या, जी जी सर, ठीक। नहीं सर अभी आई हम वुड टाइम के आस्क, हिसाब से नहीं, अभी तो हम सिर्फ एक, अब ये नहीं जो आपको इंफॉर्मेशन मैंने दी है हाइपरटेंशन with IUGR at 33 weeks, तो आप उससे सवाल क्या क्या पूछोगे? पहला सवाल क्या होना चाहिए? सर when she was diagnosed to have raised blood pressure. उससे पहले आई थिंक कि उसकी कंफर्मेशन और डेट्स कर लें। अच्छा सर 33 वीक्स आपने दिए, हाँ। उसके लिए मैं क्या पूछूं? वो 33 वीक्स ऑलरेडी दे चुकी हूं, तो आई विल रिकन्फर्म द, क्या नहीं मैं एग्री, मैं उससे बिल्कुल लूँ, मैं उसी को आगे लेके चलूंगा। आप सिर्फ कहोगे जी कि मैं इसकी कंफर्म कर दूंगा जी उसकी डेट्स एलपी के साथ से कोडेट कर रही है कि नहीं कर, क्योंकि इसको कंफर्मेशन सब में करना जरूरी नहीं है। इसलिए जरूरी है क्योंकि IUGR के कॉजेस के अंदर क्या क्या हो सकता है सर मिस्टेकन डेट्स हो सकती जी, है। सर मिस्टेकन डेट्स हो सकती है। हाँ, जब वो मिस्टेकन डेट्स आपसे कंफर्मेशन कर लोगे तो वो आपका एक कंपोनेंट साइड पे हो जाएगा, क्योंकि अगर तो वो मिस्टेकन डेट्स है या अनश्योर ऑफ डेट्स है फिर आपका वाइवा उस तरह चल पड़ेगा। अगर वो कहते थे कि मेरी LMP ये थी, कंफर्म था और इसके हिसाब से ड्यूटी ये है, तो देन लाइक फिर कंपोनेंट ऑफ IUGR में से निकल जाएगा। डू यू गेट माय पॉइंट? जी सर। What will be the next question? Then sir, I would ask her about when she was diagnosed to have the hypertension. If she is saying that non-hypertensive, then उसकी medication, उसका follow-up, last visit. ठीक। How was she diagnosed to be hypertensive? कब से है? प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है जी। और उसके लिए वो मेडिकेशन क्या ले रही, और इसी में क्या उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन इससे रिलेटेड हुई है कि नहीं? ठीक है, सही है सर। ये पेशेंट से इंफॉर्मेशन ले लोगे आप, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक नहीं है सर, सही है जी जी। ठीक। Then sir, I would ask नहीं her सही, about, सर ठीक है। ठीक है चलो अभी अगला चल ले। So then torch infection. अगला वाले इसमें क्या होगा कि अगर हमें इस Sir, history of fever, flu, rash in the first trimester. सर मेरी आवाज, मेरे सिग्नल्स खराब हैं या आपके? सर किसी एक के सिग्नल खराब है, हम दोनों। आप दोनों की आवाज सही आ रही है सर। सर मुझे आपकी आवाज बहुत लेट आ रही है, पता नहीं क्यों। नहीं सर की आवाज सही नहीं आ रही, डॉक्टर सबा की सही आ रही है, सर की तरफ है पुअर कनेक्शन। जी सर की आवाज नहीं आ रही।
इमरान भाई सर का सिग्नल तो देख लें प्लीज, क्यों ऐसे हो रहा है? वो सर को रिज्वाइन करना पड़ेगा एग्जिट करके, और विदाउट पिक्चर जो है ना ज्वाइन करें सर, विदाउट वीडियो। चलें फिर हम वेट कर रहे हैं। Can you hear me now? हाँ जी सर, अब क्लियर है। अब ठीक है, मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया है तो उसमें वापस आ जाते हैं। चलो वेवर भी सर हम थर्ड क्वेश्चन हमने की तरफ जा रहे थे कि थर्ड क्वेश्चन क्या करेंगे। सर आई वुड थर्ड आस्क हर दैट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर शी हैज टेकन एनी मेडिकेशन और टॉर्च इन्फेक्शन की हिस्ट्री, सर फ्लू फीवर रैश लाइक सिम्टम्स। ठीक। अच्छा, इसमें मैं अब चाहूंगा कि आप मुझे बताओ कि IUGR की कॉजेज क्या क्या होती, ताकि हम सर उसमें आई देखें, क्योंकि ये जो आपका होगा लेट्स सपोज सिनेरियो, इसमें उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाती है। जी सर, इट कुड बी द chronic disorder like in the hypertension with the renal disease, known diabetic patient, family history of any cardiac disease, diabetes, hypertension, and thromboembolic phenomena, DVT, and sir previous history of IUGR, SGA, family history of IUGR, SGA, dietary history. ओके, और सर सर प्लेसेंटा से रिलेट भी होते हैं, प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी हो सकती है। सर ब्लीडिंग एपिसोड्स हुए हैं अगर प्रीवियस रिकरेंट। ठीक है, और एंड सर सर हिस्ट्री ऑफ बीटा, सर हाइपरटेंसिव मेडिकेशन इनटेक इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन इनटेक। एंड सर एक और चीज थी क्या, एनामलेस फीटस। गुड। अच्छा, इसी को देखते हुए ना जरा हम थोड़ा सा, एक तो नंबर 1 हाइपरटेंशन इज द कॉज जो कैन कॉज IUGR, जो इस जी सर। पेशेंट पे हमने 2 चीजें दी हुई, अगर वो 2 चीजों को निकाला जाए, अदर देन IUGR का जो जेनेटिक का है उसका अबाउट 5 to 20% चांसेस होता है, जिसमें क्या कहते हैं मोज़ैइकिज्म भी होता है, जिसमें आपका ये सिंगल डिलीशन भी होती है, जिसमें पार्शियल डिलीशन भी होती है, डुप्लीकेशंस का ये जितना होता है उसका 20% इंस्टेंस, ठीक है। ठीक है। और जो कॉमन आ जाती हैं जाहिर है वो हमारी डाउन्स, और जो ट्राइसोमीज 13 और 18 है उसको बीच में आ जाएगा। ये मैं कॉजेज में सिर्फ जा रहा हूँ हम, क्योंकि कॉजेज हमारे ज़हन में होंगी तो फिर हम उसके हिसाब से उसके क्वेश्चंस भी डिजाइन कर सकते हैं। सर जी इसको सर। डिवाइड कर लेना प्लेसेंटल में, मैटरनल में और प्लस उसमें ये हाँ, अभी जो हम कर रहे हैं ये अभी हम फीटल कर रहे हैं, दीज आर द फीटल कॉजेज, जिसमें हमने पहले कहा कि जी उसकी कोई एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, दूसरी आ जाती है इसमें इन्फेक्शन फीटल, जिसमें वो साइटोमेगालोवायरस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और ये सारी चीजें आएंगी। जी सर। ठीक है। तीसरा इसी में फीटल में आ जाता है उसकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। जी सर। ठीक है। उसके बाद अगला इसमें स्टेप आ जाता है मल्टीपल प्रेगनेंसीज। मल्टीपल भी। जी सर।
ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें इंफॉर्मेशन ही दी थी, तो मैं उसको जाके लास्ट उसमें आ जाता है। आप प्लेसेंटल कॉजेज में अगर हम आ जाते हैं, तो प्लेसेंटल कॉजेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सर low lying placenta, bleeding episodes शाबाश। and वो तो लो लाइन की वजह से हो गया ना। आगे हम अभी बेटा कॉजेज पे आ सर रहे हैं ना। सर सरकमवेलेट भी होता है, इसमें कोई एब्नॉर्मलिटी हो प्लेसेंटा की। स्मोकिंग, यस, वो मदर की में आ जाएगी बेटा, वो जब हम मदर की बात करेंगे, दैट विल कम इनटू द मैटरनल साइड, जो स्मोकिंग और अल्कोहल। प्री क्लैम्शिया, वो मदर की कॉज में आएगा बेटा। सर प्लेसेंटा का है, अभी याद नहीं आ रहा। आपने लास्ट टाइम अपने आईयूजीआर के लेक्चर बताया भी था सर। प्लेसेंटल मोजेसिज्म। हाँ शायद ऐसे। उसमें बेटा दो चीजें हैं, एक इस्केमिक प्लेसेंटल डिजीजेस जो होती हैं, प्लेसेंटल कोरियोएंजियोमा। एक Abruption सीटीएम होता है। सीटीएम के बारे में पता है? जो क्रोमोसोम वो हो जाता है। दूसरा जो लास्ट इसमें आ जाता है जी बेटा, यार सर हाँ, वो तो प्लेसेंटल ट्यूमर्स में आ जाता है आगे। चलो वो भी हो सकता है। तीसरा, कॉर्ड एंड प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज के अंदर उसकी प्लेसेंटस अपना क्या कहते हैं, ट्रू नॉट होती है उसमें, और सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, बिल्कुल ठीक है। ये ट्रू नॉट जो आपने डाला वो भी हो सकती है। यस, उसकी मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन जो है वो भी इसमें आ जाती है। बायलोब प्लेसेंटा है वो भी इसमें आ जाता है। सर्कमवलेट प्लेसेंटा है, हीमेंजियोमा आपने नाम ले लिया उसका, वो भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे प्लेसेंटल कॉजेज में आ जाएंगे। फिर अगर आप मैटरनल में आ जाते हो लास्ट बिट में, एक तो मैटरनल के जेनेटिक फैक्टर्स, ये भी कहा गया है कि जो अगर मदर जो थी herself was IUGR, तो the possibility of having her an IUGR वो भी बढ़ जाती। और फिर आगे ऑफ कोर्स जो अपना है मेडिकल कॉजेज ऑफ IUGR अगर डाल दो मैटरनल कॉज के अंदर, अगर मैं स्टार्ट करूं तो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट विच स्टार्ट विद प्री क्लैम्शिया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, डायबिटीज, SLE, मदर का साइनोटिक हार्ट डिजीज, पल्मोनरी कोई डिजीज हो जाती है, क्रॉनिक एनीमिया, सिकल सेल, एंड नीचे आके इवन यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज। फिर आपका आ जाता है अल्कोहल, स्मोकिंग, रेडिएशन को इसको मिली हो पहले ड्यूरिंग और उसके साथ प्रेगनेंसी के साथ, और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्मॉल IUGR में भी। तो सर हल तो डॉक्टर सविता आपका माइक यूट्यूब पे आवाज नहीं करो बेटा, अपनी प्लीज म्यूट करके रखो, नहीं हमारा वो सीक्वेंस खराब हो जाता है। सर पैटर्नल IUGR भी आएगा ना इसमें? पैटर्नल IUGR बेटा मैंने ये पढ़ा नहीं, लेकिन मैटरनल का मैंने जरूर पढ़ा। जी सर मतलब है कहने का जो मतलब गाइडलाइन में दिया हुआ है पैटर्नल। अगर दिया हुआ है तो फिर डेफिनेटली होगा, मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी। सर ये जो आपने प्लेसेंटा के कॉजेज बताए इनको रूल आउट करने के लिए क्वेश्चन क्या करेंगे? नहीं ये बेटा, अब मैं भी सर कॉज कर रहा हूँ, उसको रूल आउट करने के लिए वो फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन में चला जाएगा कि जी प्लेसेंटा की हम देखेंगे बायलोब तो नहीं है, उसकी कॉर्ड की इंसर्शन तो नहीं है, उसमें सिंगल कॉर्ड तो नहीं है, वो सारी चीजें फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी। ये जरूरी नहीं कि सारी की सारी बातें आपने हिस्ट्री में पूछनी है। जी सर। इनने मेजॉरिटी हिस्ट्री की है, लेकिन कुछ चीजें तो आप उसकी, हाँ ये आप जरूर पूछ सकते हो कि जी जब आपकी अल्ट्रासाउंड हुआ था, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा पेशेंट है तो उसमें कोई उन्होंने प्लेसेंटा का या बेबी का कोई और तो कॉज नहीं बताई थी, तो ये एनॉमली स्कैन जो होता है उससे पूछ लेंगे, उसमें पूछ सकते हो। यस, कि आपको अगर पता है, वो पढ़ी लिखी है, वो बताती है कि जी मेरा उन्होंने ये बताया था, उसमें फिर हिसाब से फिर आप उससे पूछ सकते हो कि जी कि हम उसके हिसाब से आगे कैसे चलेंगे। लास्ट इसमें एक और फैक्टर भी आ जाता है जिसमें ये है कि जी कि कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो आ जाते हैं आपके,
कोई दवाई तो नहीं ले रही, जैसे वॉर्फिन जो है इट कैन कॉज मेडिकेशन में, जो ये है अपना इसकी एपिलेप्सी के या एंटी सीजर की जो मेडिसिन होती हैं, दे कैन कॉज दैट, वाल्पोरिक एसिड जैसे। उसके अलावा कोई कैंसर की बीटा मेडिकेशन ब्लॉकर, तो नहीं ली। बीटा मैं भी ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, यस बिल्कुल। और बाकी हमने उसकी बात जरूर कर ली, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, और कोई अपना ड्यूरिंग ये प्रेगनेंसी के अंदर इसका लेट्स सपोज कोई एक्सरे हुआ हो, सीटी हुआ हो फॉर एनी रीजन। इसका अगला स्टेप अगर आ जाता है, इवन अब ये भी डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया है कि जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, दे कैन कॉज, उनमें परसेंटेज या पॉसिबिलिटी ऑफ IUGR का हायर प्रिवेलेंस होती है रादर देन नॉर्मल कंसेप्शन के हिसाब से। सर सीटी एक्सरे काय के लिए बताया आपने? अगर उसका कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सीटी या एक्सरे हो गया हो, एक्सपोजर टू रेडिएशन, आई वुड से दैट। सर एक्सपोजर टू रेडिएशन डायरेक्टली तो लिंक नहीं है सर, तो सर मेजर सवालों में आएगा क्योंकि सर वो नहीं, जिसका एक्सपोजर टू रेडिएशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है उसमें यस इंसिडेंस ऑफ उस पेशेंट में ऑफ IUGR ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जिसमें नहीं हुआ। तो उसकी हिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ सर, तो फिर उसमें तो ये भी है ना सर, अगर फिर डीप डेप्थ में जाएं तो सर फिर एक्सरे की जो रेडिएशंस हैं उनमें भी सर हम वो गाय का डिफरेंस आता है, पता नहीं कितने गाइस होते हैं, तो फिर सर वो हम फिर पूछें कैसे, वो तो कम भी हो सकती है रेडिएशन, ज्यादा भी हो सकती है। नहीं, उसमें कितने एक्सपोजर हुए थे? सिर्फ सर एक जी एक्सरे अच्छा हुआ था, एक एक्सरे हुआ था, आपकी मल्टीपल सीटीज हुए फॉर एनी रीजंस। अच्छा ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको जाहिर है उसको तो नहीं पता कि उसने मीटर तो नहीं पहना हुआ कि जी कि मेरा इतना एक्सपोजर हो गया था तो मुझे ये हो गया था, लेकिन नंबर तो सिर्फ पता चल सकता है कि जी मेरा एक एक्सरे हुआ, एक्सरे मेरा एब्डोमेन का हुआ, मेरा चेस्ट का हुआ, मुझे विद शील्ड हुआ, विदाउट शील्ड हुआ, इसी तरह अगर सीटी हुआ तो क्यों हुआ। ये तो एक्सीडेंटल कॉजेज है ना जो हो सकती हैं। ये तो सर मैं अब वो सिर्फ, हमें हाइपरटेंसिव कह रहे हैं सिनेरियो में, तो हमने हाँ, ये सारी नहीं चीज याद रखनी नहीं 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 नहीं, मैं क्योंकि मैं अब दोबारा आ गया था इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए कि जब इसकी हाइपरटेंशन इसकी बात आएगी तो वी विल कीप फोकस्ड ऑन हाइपरटेंशन फर्स्ट, लेकिन ये बाकी सारी IUGR की हम मोटी मोटी कॉजेज वी हैव टू रूल देम आउट। तो सर हाइपरटेंशन इसमें के साथ, हाइपरटेंशन भी निकल जाएगा ना, हाइपरटेंशन हाँ, की कॉजेज भी निकल जाएंगे। आप फोकस हम हाइपरटेंशन पे ही रखेंगे, प्री इक्लेम्शिया पे रखेंगे, IUGR पे रखेंगे, लेकिन फर्दर कॉजेज देखो ना, अगर तो वो हाइपरटेंशन है उसको हाइपरटेंशन है, लेट्स सपोज मैं प्री इक्लेम्शिया भी डाल देता हूँ और साथ में नॉर्मली डाल देता हूँ कोई, उसकी मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। फिर लेट्स सपोज में हम सिर्फ IUGR 33 वीक्स पे डाल देते हैं, फिर ये सारी की सारी जितनी हमने बातें की हैं, फीटल, मैटरनल, प्लेसेंटल, एनवायरमेंटल एंड सो ऑन, वो सारी की सारी इसमें आएंगी। मैं आप लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं सर। डॉक्टर बहुत आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बता रहे हैं। सो अब मुझे जो एक बात नहीं समझानी आ रही ना, वो ऑनेस्टली ये नहीं है कि यू हैव टू, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी आपने उसके सारे पॉइंट्स आपके ज़हन में होने चाहिए कि आपने उससे क्या क्या सवाल पूछने हैं इन ये 12, 10, 12, 15 जो भी 14 मिनट में आपको मिलने हैं उसके हिसाब से। एंड फॉर यू नीड टू मेक अ डायरी जिसमें आपने हर जो कॉमन चीजें अभी आ रही हैं उसमें आपने क्या क्या सवाल उसके निकलने वो आपके पास आप लिख लोगे तो उनको ताकि रिवाइज कर इनिशियली इसमें जो मुझे एक सिर्फ डर है, एक ऐसा केस आ जाता है जो बहुत कॉमन नहीं है हमारे पास, नॉर्मली तो उसका पेशेंट नहीं मिलता, लेकिन वहां पे वो एक किसी ना ट्रेंड व्हाट यू कॉल दैट सिमुलेटर को बिठा के उसे कहते हो कि जी लेट्स सपोज कि तुम्हें फैलेट्स की टेट्रोलॉजी है
और तुम्हारी प्रेगनेंसी अब हो गई, अब आप क्या करो? सर वो एक काउंसलिंग एमडी की इन्वॉल्वमेंट करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल फिर टेलेको 110% ठीक। करवाएंगे। हाँ, वो सारी बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, वो करके, पर उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसमें आपको जितना मोटा मोटा पता है फिर आप वो उसके 10 पॉइंट बता दो, लेकिन हिस्ट्री हमने पूरी फिर उसकी डिटेल लेके नहीं हमने आके लेके जाना। हाँ, ये पॉसिबल भी आ जाता है कि सस्पिशन ऑफ एनोमली के साथ एक पेशेंट आ जाती है, इसका एक अल्ट्रासाउंड के अंदर उन्होंने यूजीआर दे दिया और सस्पिशन एनोमलीज डाल दिया, अब उसको आगे किस तरह मैनेज करोगे? अब वो डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी जेस्टेशनल एज कितनी है, क्या करना है, उसका एम्नियोसेंटेसिस है, अगर उसका एम्नियोसेंटेसिस की बात आगे जाके आ जाती है तो एम्नियोसेंटेसिस कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आगे उसमें से एम्नियोसेंटेसिस के अंदर जो टेस्ट होते हैं, बेसिकली वो जो फ्लूइड निकालते हैं हम, उसमें अपने फिश करना है कि उसमें 3-4 और टेक्निक्स हैं, उसकी बात भी की जा सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख़्याल है कि अब थोड़ा-सा जो पहले हम नहीं इतना पढ़ा करते थे, उनको ज़रूर पढ़ लो आप। उसका डिटेल नहीं पूछेंगे कि फिश टेक्निक में क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि अ अपना व्हाट यू कॉल दैट कि जी उस टेक्निक के अंदर क्या-क्या कौन-कौन सी एनोमलीज़ देखी जा सकती हैं। थोड़ा आपको इस स्टेज के अंदर वो ये पूछ सकते हैं कि जी कि ये ज़रूर बताओ कि क्रोमोसोम उनकी मोज़ेइकिज़्म क्या होता है, उसकी रेप्लिकेशन क्या होती है, उसकी डुप्लीकेशन क्या होती है, और इस किस्म की जितनी ये थोड़ी-थोड़ी आती हैं, इनको ज़रा जाके रिव्यू कर लो, क्योंकि यू डोंट नो कि वो किस स्टेशन के ऊपर इसके बारे में पूछना शुरू कर दें। जी सर, ठीक है। और सर जो ऑप्स लेबर से रिलेट सारी चीज़ें हैं सर, जो नॉर्मली हम वाइवा में नहीं करके जाते सर, वो भी सारी करनी पड़ेंगी, जैसे ऑप्स की इमरजेंसीज़ हैं, यस, बिल्कुल हैं जिसके अंदर वो आपको डमी दे 180 देंगे, सेकंड कहेंगे स्टेज, कि थर्ड ये स्टेज। इसकी नॉर्मल डिलीवरी करके दिखाओ। इट कैन बी और पॉसिबल कि नॉर्मल डिलीवरी कहाँ देंगे, वो मुश्किल चीज़ें देंगे। मैं तो सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ ना बेटा, नॉर्मल के साथ कीजिए, एपिजोटमी हो गई, 4 डिग्री टीयर आ गया, उसके अलावा 4 डिग्री के बाद लेट्स सपोज आपका वो कह देता है कि जी शोल्डर डिस्टोशिया हो गया, कुछ जी और सर। सेकंड ट्विन फंस गया है, ईसीवी कैसे करेंगे? पर सर ये इसकी सारी तो टॉक्स में आ जाती थी। सर ये सारी तो हम टॉक्स में पहले भी करते हैं। लेकिन हाँ, ये एमनियोसेंटेसिस वगैरह की ये जो रीसेंट एडवांसेस हैं, ये थोड़े-से हम लोग नहीं करते थे। सर वो करना हाँ, लेकिन इनको भी मेरा ख़्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि थोड़ा-सा ओवरव्यू करके चलो, ताकि आप वहाँ बैठ के बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना। सर ये जो सर आपने मैं सिनेरियो दिया है, हा हाइपरटेंशन और आईयूजीआर का, सर मैंने इसके पॉइंट्स लिखे हैं। सर बताऊँ क्या-क्या पूछेंगे? ज़रूर बताओ बेटा। सर इनिशियली वी वुड कन्फर्म द डेट फ्रॉम द पेशेंट, देन द डेटिंग स्कैन अगर हुआ है, देन उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं बताई। देन शी हैज़ वेरी गुड। कंसीव्ड स्पॉन्टेनियसली और बाय ओवुलेशन इंडक्शन। हुँ, Any radiation exposure in the first trimester, multiple exposures, and any medication intake related to the hypertension, and sir flu, fever, rash, then anomaly scan पे कोई anomaly, recurrent bleeding and the leaking episodes, family history of diabetes, hypertension, cardiac asthma, DVT, SLE, and sir previous history of IUGR, SGA, dietary history. गुड। सर बस यही पूछना है, मैंने तो यही पूछना है। नहीं, अब बेटा क्योंकि साथ हाइपरटेंशन पे थोड़ा-सा और फ़ोकस करो। अच्छा, हाँ जी। सर तो उससे कॉलेज आ डॉपलर, जाएंगे ना। प्रोटीन वहाँ पे यूरिया, ये तो डॉपलर। ये आप ये अब यू हैव व्हाट यू डन इज़ कि आप सिर्फ़ उसको आईयूजीआर की तरफ सारा ले गए हो, क्योंकि मैंने अभी जी, रिसेंटली आपको बताया हाइपरटेंशन आप भूल गए हो। जी, क्योंकि इसमें सॉरी सर, सॉरी। स्पेसिफिकली हाइपरटेंशन भी है, तो यू नीड टू फोकस ऑन हाइपरटेंशन मोर। Then, sir, I would ask her about the Doppler, umbilical artery Doppler, its result, protein urea, if carried out, then its result, is steroid given or not, plan of delivery. ठीक। एंड बेटा उससे पहले बड़ा जो इम्पोर्टेंट सवाल था जो मैंने आपको उसमें बताया हुआ था कि कब डायग्नोज हुई उसकी हाइपरटेंशन, कब से दवाइयाँ ले रही थी, रेगुलरली ले रही है कि नहीं ले रही? बेटा ये प्लीज माइक म्यूट कर दो। बीपी उस सर इसके मेडिकेशन पे साथ कंट्रोल है या नहीं? साइन इन सिम्टम, सर साइन इन सिम्टम भी पूछने हैं ना सर कि हाइपरटेंशन के बिल्कुल। साथ उसको ब्लरिंग ऑफ रीजन तो नहीं था, उसके साथ रिलेटेड फिर उसके साथ ही हम कॉजेस पूछ लें उसके। यस, यू विल गो थ्रू ऑल दैट।
सर फिर इसमें इधर-उधर फिरने का तो टाइम ही नहीं मिलना, इसी पे ही टाइम नहीं पूरा हो मिलना, जाना। नहीं बेटा, इसमें अब जो एक जो लफ्ज आपने पकड़ना है ना ये सारे टॉक सेशंस में, वो फोकस्ड है। सर मैं एक क्वेश्चन कर लूं? जी जरूर। सर ये जो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि आपने यूपीटी कब करवाया, किससे करवाया, आप हॉस्पिटल गए थे, बीपी चेक हुआ था, नॉजिया, वोमिटिंग, फॉलिक एसिड, क्विकनिंग, एनॉमली स्कैन, सर ये वाली हिस्ट्री हम लोगों ने लेनी है जब हमें कोई डायबिटीज का या कोई भी केस दिया जाएगा, या फोकस डायबिटीज की हिस्ट्री लेनी है कि ये पहले थी, या आप डोज ले रही हो, ड्यूरेशन कितना है, इस पे कंट्रोल है, लेनी आती है, किस तरह से करती हो, कि सिर्फ वही फोकस हिस्ट्री लेनी है? गायनी में तो हम लोग वही मतलब जो टेम्पलेट है वो हिस्ट्री ले लेंगे गायनी में, लेकिन ऑप्स में तो ये छोटी मोटी चीजें फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो वो तो काफी सारी हैं, वो तो 12 मिनट में कंप्लीट नहीं होंगी सर। बेटा अगर तो वो अनश्योर ऑफ डेट्स है या मिस्टेकन डेट्स है या उसकी डेट्स का कोई इशू है, फिर तो आप वो सारा कुछ करोगे जो आपने मुझे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में बताया। अगर वो अपनी कंफर्म है कि जी मेरी डेट इस तरह है और तब से मेरा पहला स्कैन ही तब ये हुआ था और तब ये ठीक है, then you will not go into that detail, फिर then you'll go into diabetes or whatever जो उसकी और चीज है उसकी डिटेल में जाओ। जी सर। लेकिन जब अगर जी। डायबिटीज है उससे ये जरूर आप पूछोगे कि अगर उसकी नॉन डायबिटिक है कि उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HbA1c हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसका रेलेवेंस आ जाता है। जी ठीक है सर, ठीक है ना। अगर तो जेस्टेशनल डायबिटीज है फिर तो वो आएगी आपको लेट, वो तो 20 वीक्स के बाद आपको आके उसका GTD हुआ है तो वो डीरेंज्ड आ गया, अब आगे मैनेजमेंट क्या करोगे, वो सिनारियो ये बन सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गई। चलो सर देन इसकी जो रेलिवेंस इन्वेस्टिगेशंस होंगी सर, अब मेरे पेशेंट को अनीमिया तो नहीं है तो मैं ये, लेकिन आईयूजी और हाइपरटेंशन दोनों में हम सीबीसी में भी चेंजेस देखते हैं सर, जो हीमेटोक्रिट सॉरी हो जाता है सर, हीमो कंसंट्रेशन हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं सर, सीबीसी तो हम लेंगे ना, यूरिन कंप्लीट भी बिल्कुल लेंगे, लोगे प्रोटीन बेटा, प्लेटलेट्स तो, देखने हैं आपने, उसका बहुत सारी चीजें और देखनी है। तो वायरल मार्कर और ये- एफबीएस का क्या करें? उनमें मेरा ख्याल है क्योंकि अगर तो हमारा सिर्फ फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है ना सर कि अब हमने अब 12 जो मिनट, उन्होंने की थी ना वर्कशॉप सर, वो कह रहे हैं रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस, रेलिवेंट हाँ एग्जामिनेशन, सर ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं मैं देखो नहीं मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर तो एक क्लिनिकल सिनेरियो से लेके हमने आगे मैनेजमेंट तक जाना है ना, जिस पोर्शन में जिस केस के अंदर, उसमें आप ये जरूर कहोगे जी आफ्टर रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस, ये स्पेसिफिक मैं करूंगी, फिर मैं क्योंकि देखो इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो मैनेजमेंट होगी ना, उसका कहानी फर्क होगी। जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशंस इसकी सिर्फ पेशेंट की करनी है, उसमें आप कह दोगे कि जी कि हाँ जी रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इस पेशेंट के अंदर जिसमें हाइपरटेंशन IUGR है, उसमें रेलिवेंट CBC भी है, उसमें रेलिवेंट यूरिन कंप्लीट भी है बेसिक के अंदर, और बाकी जो हेपेटाइटिस की और मे बी कोविड वगैरह की स्क्रीनिंग है वो डिफरेंट है। सर ब्लड ग्रुप भी सर तो है एक ना? सवाल ब्लड ग्रुप भी पूछना था इम्पोर्टेंट, सर। ब्लड ग्रुप सर भी एक सवाल इम्पोर्टेंट पूछना था सर। जी। सर सर बेसलाइन एक सवाल और पूछना हम है। लोग जो है ना स्पेशल करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि बेसलाइन और स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि बेसलाइन में फिर वो सारी CBC, ब्लड ग्रुप, हेपेटाइटिस B, C और सारी चीजें आ जाएंगी सर, क्योंकि ये भी तो पार्ट है ना एंटीनेटल वर्कअप का भी। बिल्कुल है, लेकिन उसमें जिस तरह कहा एक रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक अपना इसकी जनरल इन्वेस्टिगेशन। जनरल इन्वेस्टिगेशन वो है जिसमें आपने सब पेशेंट्स में करवानी है, जो आपका लेट्स सपोज प्रेग्नेंट पेशेंट है, उसमें रेलिवेंट में आपने ब्लड ग्रुप, CBC, यूरिन, हेपेटाइटिस B, C, HIV और अपना आजकल के हालात के अंदर मे बी कोविड, ये तो हो गई। बाकी जो स्पेसिफिक हैं वो डायबिटीज के हिसाब से उसकी कोई और अपना उसमें आ जाता है, कोई चीज आ जाती है उसके हिसाब से उसकी इन्वेस्टिगेशन उसमें फिर आगे आ जाएगी। सर लेकिन मैं सर पूछना ये चाह रही OGTT थी और सर। FDS तो सर रिकमेंडेड है ना हमारे यहाँ, आप लोगों ने खुद ऐसे उसको रिकमेंड किया सर, फिर सॉरी वो मुझे नंबर तो नहीं सब सर, आपकी बात FBS ना लेने के सर, प्रीवियस उसकी एक मिसकैरेज और एक एक्सपल्जन है, FBS ना लेने पे सर नंबर भी तो कट सकते हैं। HVS की बात कर रहे हो आप?
सर FBS फास्टिंग ब्लड शुगर या OGTT। नहीं, वो आप जरूर कराओगे बेटा, बल्कि फास्टिंग ब्लड शुगर की बजाय अब तो रिकमेंडेड है कि जी इट विल बी ऐसा जो उसका हाई रिस्क केस है उसमें GTT कराओ। हाँ जी सर, OGTT। हाँ, उसमें तो आप GTT कराओगे। हाँ जी रिलेटेड सर। टू सर दैट और फिर अगर ATG IUGR भी स्कैन, आ NAMD गया, स्कैन, हाँ अगर सीरियल IUGR भी ग्रोथ आ गया, स्कैन। हाँ बिल्कुल वो सारा कुछ आएगा। हाँ ठीक है इसमें सर। सिर्फ ब्लड शुगर फास्टिंग नहीं आएगी, इसमें तो मेरा ख्याल है GTT आएगा। और उसको सर जो लेके मैनेजमेंट बोलनी है सर, काइंडली उसका भी क्लियर कर दें। वो कैसे, वो भी तो हमने 1 मिनट में ही बोलनी है सर। उसको हम काउंसलिंग का कंपोनेंट उसमें ऐसे कहेंगे, काउंसलिंग रिगार्डिंग दैट शी इज हैविंग दिस प्रॉब्लम। सर इतना देखो, लंबी लाइन बोलनी है या बस काउंसलिंग कह दें और MDT इन्वॉल्वमेंट कह दें एंड देन मैटरनल एंड नहीं फीटल सर्विलेंस कर लें? नहीं देखो, अगर तो एक इस लेट्स सपोज ये 33 वाली बच्चा आ जाता है जिसमें रिवर्स फ्लो आ जाता है स्टेज पे और प्री क्लम्पशिया हमारे पास आ जाता है, तो जो उसकी काउंसलिंग में जो फीचर सेलिएंट है वो तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि जी बेबी का आउटकम, आपकी नर्सरी का स्टैंडर्ड्स, आपकी उसमें क्योंकि अगर वो आए तो 33 पहले कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उसमें बच्चे में एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस, ये सारा बताने के बाद ही फिर उसकी आप डिलीवरी प्लान करोगे ना। हाँ, उसमें जरूर आपकी बात हो सकती है कि जो डिलीवरी आपने नॉर्मल करनी है कि आपने सेक्शन करना है, उसमें फिर बिशप स्कोरिंग, रीअसेसमेंट, वो सारी चीजें भी आ जाएंगी। सर अब इसमें लंबी तो डिस्कशन होनी नहीं जिस तरह होती थी पहले कि हमारे हाँ, पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम इस पे जाएंगे। सर हम तो फिर स्टैंडर्डाइज बात करेंगे ना। आप तो 28 स्टैंडर्डाइज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई है उसको मदद से दे, और जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है वो एड ऑन करके फिर अपना एक कंप्लीट केस आपने पेश करना है। 28 वीक्स में वो प्री क्लैम्शिया और रिवर्स फ्लो दे रहे हैं अगर, तो सर मैं आई वुड डिस्कस विद द पेशेंट द चांसेस ऑफ प्रोग्नोसिस ऑफ द बेबी इन यूट्रो एंड डिलीवरिंग। एंड सर फिर उसके हिसाब से मैं उसको आगे मैनेज करूंगी। तो पेशेंट को ऑप्शंस देंगे ना, हम अपना तो नहीं वो कहेंगे कि हमारे पास डक्टस वेनोसस है तो हम वो करके और फिर उसको डिलीवर करा लेंगे, ऐसे तो नहीं कहना ना सर, ऑप्शंस देना है ना। मेरा ख्याल है हाँ, बात आप ऑप्शंस की करोगी, लेकिन क्योंकि सामने एक पढ़ा लिखा बंदा बैठा होगा वो आपको बता देगा जी कि मैंने फर्स्ट करे आई वुड लाइक टू टेक दिस नंबर 3 वाली ऑप्शन कि जी मैं अभी तो तो कंजर्वेटिव लेकिन जाना चाहता एक कंफ्यूजन है वहां, तो हमें वो तो हमें ऑप्शंस देने का टाइम ही नहीं देंगे ना। वो तो 2 मिनट में कहेंगे मैनेजमेंट सुनाओ और जाओ। सर फिर उसमें नहीं हम क्या? बेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है वो पढ़ के और जो इन्फॉर्मेशन आपने और लेनी है वो जल्दी से लेके उन दोनों को कंबाइन करके फिर आपने आगे उसका सोल्यूशन निकाल के सर देना। फिर उस लिहाज से तो अगर 28 वीक्स पे प्री क्लैम्शिया और रिवर्स फ्लो आ गया, देन आई वुड प्लान द डिलीवरी विद द इमीडिएट गुड नर्सरी केयर एंड पीडियाट्रिशियन अवेलेबिलिटी। सर उसमें तो ऑप्शंस का नाम नहीं लेना फिर। नहीं सर दो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें आउटकम आपने बेबी का जरूर डिस्कस करना है कि जैसे बेबी काउंसलिंग ऐड उसको करना है। उन हाँ उसमें chances of survival of this type of baby would be, let's suppose, depending on your nursery, can be 50%, can be 80%, depending कहाँ पे है सर उसके कोई उसके हिसाब से फिर आप बता दो कुछ। सर एक क्वेश्चन पूछना है, एग्जामिनेशन का स्टेशन होगा सर कोई? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बेटा, स्टेशन तो किसी चीज का भी हो सकता है। स्टेशन तो वो आपका बिठा के सिर्फ डिस्चार्ज स्लिप बिठा के दिखा के रख के बता के पूछ सकते हैं कि जी आप इस पे कमेंट करो। स्टेशन तो आप हाँ स्टेशन तो कुड बी नाउ, तो वो एक इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है कि वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। सर रिवर्स जो इन्होंने फ्लो बताया है इसके अंदर सर हम पेशेंट को एडमिट रखेंगे, डेली हम उनकी सीटीजी करेंगे, डक्टस वेनोसिस करेंगे, एक फैसिलिटी अवेलेबल है। और सर जहाँ पे सीटीजी खराब होगी वहां पे हम उनका इमरजेंसी सेक्शन कर देंगे, डेक्सा कवर लगा के रखेंगे पेशेंट को। डेक्सा कवर है, मैग्नीशियम सल्फेट है, वो सारा कुछ करने के बाद देन आगे लेके चलो। जी सर। हाँ बिल्कुल। और अगर आपके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है वहां पे कि आपके पास नर्सरीज नहीं है या पीडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं है, पेशेंट अभी स्टेबल है, फिर आप इन यूट्रो ट्रांसफर की बात भी करोगे। जी सर, लेकिन सर हमने इसमें करना डेली डॉपलर है डक्टस वेनोसिस का और डेली सीटीजी करनी है। जहां पे डक्टस वेनोसिस एबनॉर्मल आएगा वहां पे हम इनका सेक्शन कर देंगे इमरजेंसी। बिल्कुल ब्लड कर क्रॉस दोगे। सर रिवर्स फ्लो को तो नहीं हम गाइडलाइन के लेके हिसाब चल से सकते, बिल्कुल उसको ठीक तो कह मुझे रहे हैं डिलीवर डॉक्टर करना आयशा। होता है विद इन 24 to 48 आवर्स। सर रिवर्स फ्लो में तो 24 to 48 आवर्स में आपने डिलीवर करना होता है, उसको तो नहीं ऐसे मॉनिटर करते? नहीं, जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी नहीं है वहां पे हम लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब हम तो सेंट्रलाइज बैठे हैं ना, हम तो कहेंगे डॉक्टर वेनोसिस है हमारे पास। सर आप बता दें, क्लियर कर दें। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डिपेंडिंग ऑन योर फैसिलिटीज, लेकिन वहां पे जहाँ पे जब आप यहाँ पे आप आ जाओगे
तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो कहें कि दुनिया की हर चीज आपके पास अवेलेबल है. Sir, exam is an ideal situation. Yes, exam would probably be in the ideal situation. या वो आपको ये भी सिनारियो दे सकते हैं कि जी आप लेट्स सपोज BHQ में बैठे हुए और ये पेशेंट आपके पास आ गया, आप क्या करो? लेकिन चेंजेस समथिंग लाइक जी ये बेसिक हेल्थ यूनिट में आप बैठे हुए हो, एंटीनेटल के लिए पेशेंट आती है विद रेज ब्लड प्रेशर और प्री क्लैम्शिया और ये, अब बताएं आप इसको किस तरह मैनेज करोगे? अगर ट्रांसफर करना है तो उसको किस तरह ट्रांसफर करो? कौन कौन साथ जाएगा? एम्बुलेंस में जाएगा, गाड़ी में जाएगा, बस में जाएगा? तो इस सारे को भी आपने रिकग्नाइज करो. चलो बेटा, मेरा ख्याल है कि वो अगली डॉक्टर शनाज की क्लास भी स्टार्ट हो रही. We are getting late, so we'll see you then hopefully next week, inshallah. Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you so much. Thank you so much. Okay.